नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा से ही आपको बताते आए हैं कि किस प्रकार से आप अपने घर के जो पेट है उसकी देखभाल कैसे करें। भाई, किस प्रकार से आप उन्हें खान पान का ध्यान रखें, कैसे वैक्सीनेशन किया जाए, कैसे रख रखाव किया जाए। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो बेजुबान सड़कों पर घूमते हैं उनका क्या? उन बेजुबानों को तो कोई देखने वाला नहीं है, उनका रख रखाव करने वाला नहीं है, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई भी गाड़ी आती है, किसी भी से टक्कर हो जाती है, उनको लग जाती है, कभी वो नाली में गिर पड़ते हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं। इनकी देखभाल कौन करेगा? इनको देखभाल करने के लिए कुछ ऐसे देवदूत आते हैं जो कि अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य बना के रखते हैं इन बेजुबानों की रक्षा करने के लिए। तो क्यों ना इन देवदूतों से मिला जाए, इन रेस्क्यूअर टीम से मिला जाए, सुना जाए इनकी कहानी, कैसे ये अपना काम संभालते हैं, कैसे ये अपने जीवों की रक्षा करते हैं, कैसे उनको देखभाल करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनके देखभाल करके उनकी बीमारी में उनको दवाई करवाते हैं, साथ ही साथ उनको अडॉप्ट भी करवाते हैं। तो चलिए इनसे मिला जाए। ये है सबसे पहले नसरत शेख जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। इसके और साथ ही दर्शकों साथ आपको सीमा भी थापा नमस्कार। जी, सीमा थापा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, सीमा थापा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको ये नेक काम की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब से आपने शुरुआत की, क्या कि इसके पीछे भी कुछ कहानी है? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। एक्चुअली आज से 4-5 साल पहले की बात है। मेरे ऑफिस के बाहर एक बिच ने पपीज़ दिए थे, 4-5 पपीज़, और वो गाड़ी के नीचे, और पूरा मतलब फुल गर्मी का मौसम था, मई का मंथ था। तो आप लोग ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में डॉग्स जो रहते हैं वो गाड़ी के नीचे गर्मी से बचने के लिए बैठते हैं या सोते हैं। तो उस टाइम पे वो 3-4 पपीज़ थे तो जो गाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। और उस टाइम मैंने वो जो ड्राइवर भैया थे उनसे मैंने ये बोला कि भैया जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कहीं इनको चोट ना लगे, या ऐसा ना हो कि ये गाड़ी इनके ऊपर लग चली जाए या इस तरीके से। तो ये बोल के मैंने कम से कम उनको 2 से 3 बार ये चीज़ बोली थी, लेकिन उन्होंने हाँ हाँ बोला। और लास्ट में क्या हुआ, जब मैं अंदर चली गई, काम में बिजी हो गई, आधे घंटे बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज़ोर से पपी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, रोने की, तो मैं एकदम दौड़ के बाहर आई। तो मैंने देखा तब तक जो मैंने सोचा था कि नहीं होना चाहिए, वो भैया ने उस छोटे से पपी के ऊपर गाड़ी चला दी थी। अब वो क्या, वो इतना दर्द और पेन में था कि उसके पीछे के पोर्शन पे उसने गाड़ी चढ़ा दी थी। तो मेरा उनके भैया से झगड़ा भी हुआ कि भाई आपने इतना बोलने के बावजूद, तो उनका सिर्फ इतना सा रीज़न था कि मैडम हम जल्दी में थे, हमें जाना था, हमें सीहोर जाना है, तो इसलिए जल्दीबाजी में गलती से हो गया। और उसके बाद में उनका सिर्फ सॉरी बोल के और वो चले गए। मतलब उनमें इतना भी नहीं देखा कि इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि भाई हम उसको डॉक्टर के पास ले जाए या उसकी दवाई करवा दे, उसका ट्रीटमेंट करा दे। उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ एक सॉरी शब्द बोला और वो चले गए। तो मुझे इतना फील हुआ कि यार ये कैसा, मतलब इंसान की इंसानियत कहाँ चली गई। फिर उसके बाद में उस पपी को मैं खुद लेके गई वेट के पास में, उसका इलाज कराया, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसको पेन किलर्स दिए, उसको ड्रिप लगी। और चूंकि उसका, जैसे मैंने कहा कि उसके पीछे गाड़ी चल गई थी तो उसको फ्रैक्चर हो गया था जी। तो वो पूरा फ्रैक्चर वगैरह उसको करवा के फिर मैं उसको घर पे लेके आई। और लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो रात में ही वो जा चुका था। तो उस घटना ने मुझे इतना ज़्यादा किया कि यार ये कैसे, मतलब अगर ऐसे तो कितने केसेस होते होंगे, कहाँ पर लोग कोई करते भी होंगे कि उनकी देखभाल, रेस्क्यू, उनका ट्रीटमेंट वगैरह इस तरीके से। तो फिर वो एक घटना थी जो मुझे, मेरे दिल को इतना परेशान किया। तब से मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ के लिए मुझे काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए नसरत जी कि आप कब से जुड़े हुए हैं इस काम से और आपको कैसे प्रेरणा मिली? जुड़े तो काफ़ी टाइम से मैम। देखिए, प्रेरणा मिलने का तो ऐसा है, मैं हूँ या कोई भी है, प्रेरणा उनको जैसे कि जिस चीज़ के लिए दया है उस चीज़ से तो प्रेरणा मिल ही जाएगी। जी। अगर उसके दिल में दया है। अब मुझे तो ऐसा है था कि हम तो फास्ट फूड पे नॉर्मल घूम रहे थे, दोनों दोस्त थे, मैं था, मेरा दोस्त था। तो वहाँ फास्ट फूड की शॉप पे खा रहे थे तो देखा एक पपी चिल्ला रहा है। तो जैसी उसकी आवाज़ आई तो हमने, पहले खाने में ध्यान था, हम लोग खाते रहे, फिर देखा बहुत देर हो गई चिल्ला ही रहा है, ये देखें तो क्या है। उसको देखा तो वो होगा 25-30 दिन का मैम मुश्किल से। तो वो पड़ा हुआ है बेचारा, कूँ 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 कर रहा। तो यार मैंने क्या है, देखें, अपन चल तो रहे हैं उसी साइड, और उसी साइड हॉस्पिटल भी पड़ता है जानवरों का, तो उसको वहीं पे दिखा देते हैं। लेके गए, वहाँ पहुँचे तो पता चला कि भाई इसका तो पीछे की हड्डी टूट गई है
और अब इसको इतनी छोटी में इंजेक्शन भी नहीं दे सकते हैं, इसको ओरली आपको दवा देना पड़ेगी और आपको कैल्शियम देना पड़ेगी। मैंने कहा यार ये कहाँ अपन ने मतलब चलो अब मैंने क्या अब लिया है तो अब लेके चलते हैं घर। जी। घर ले गए, उसको दिया करा, थोड़े दिन में वो 20-25 दिन महीने भर में ठीक होगा। हमने लेके उसको उसी जगह जहाँ हम खाने जाते थे डेली वहाँ छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद फिर हमें ही ठोक देखा। हमने क्या यार उस दिन देखो अपन ने उठाया था सही हो गया था और अपन ने छोड़ दिया, वो बेचारा आज तक घूम रहा हो, देखो कितना बड़ा भी हो गया। तो मैंने क्या देख लेते हैं इसको भी करा लेते हैं यार, चलते हैं अपन। उसको उठाया, उसको कराया। अब ऐसे करते करते उसमें दूसरी बार में केस में ऐसा लगा कि यार ये तो खुद हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा है और ना ये किसी से बोल पा रहा है कि मुझे लेके चलो। जी। अगर अपने दिल में दया है या अपन को लग रहा है कि अपन के पास टाइम है या ऊपर वाले ने इतना दिया है कि अपन इनका कर सकते हैं, तो खैर मैंने उसका करने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या यार अब देखते हैं, जहाँ जहाँ दिखा करेंगे अपन कर दिया करेंगे, अपन को तो कुछ नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, कुछ टाइम घर में रख रहे हैं, जहाँ अपन 2 रोटी अपन को बन रही है, 2 रोटी अम्मी इसकी भी बना देती हैं, इसे भी मिल जाती है दोनों टाइम, तो ये भी खा लेता है। ऐसे करते करते हम लोगों ने घर में करीब 12 से 13 डॉग इकट्ठा कर दिए जी। जो इस टाइप के थे कि घायल थे और बीमार थे, वो इकट्ठा होते रहे। तो बड़ी दिक्कत बनने लगी उस चीज़ को लेके कि अब कैसे होगा। अब इतना मैं भी जॉब नहीं कर रहा था उस टाइम ज़्यादा कि इतना पेमेंट आ रही हो, और बड़ी दिक्कत। मेरा जो साथ में दोस्त था, अब वो सफाई का जब टाइम आता था तो आपको पता ही है कि जब डॉग बीमार है या कुछ है तो चल नहीं पा रहा, गंदगी कितनी करे, तो वो गायब हो जाता था। जी। यार मुझे मम्मी को लेके जाना है यार, तुम देख लो, मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, इसके बाद मैं शाम वाला मैं कर दूँगा। ठीक है भाई कर देना, मेरे घर में रखा है, करना मुझे पड़ेगा। अब गंदगी की वजह से स्मेल काफ़ी, तो फिर अम्मी कहने लगी कि बेटा देखो सबको दिक्कत हो रही है, तुम इनको कहीं ऐसी जगह पे कर लो कि जहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये काम तो तुम भले ही करो, मना नहीं कर रहा, मगर ये सब करोगे तो अपनी लाइफ का क्या करोगे। हाँ जी। ये भी बड़ी परेशानी। हाँ ये भी ठीक। मैंने कहा ये बात भी सही बोलना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ कि इसका एक टाइम बांध देता हूँ और इसकी एक जगह देखता हूँ। हाँ, अब जगह देखना शुरू करी तो आपको झट से तो कोई चीज़ मिल नहीं जाएगी। बिल्कुल। 6 महीने लगे मैं। 6 महीने तक आफत हो गई, घर में हो गई, काफ़ी हो गई। तो फिर मैंने धीरे से, घर वालों ने बिल्कुल बोल दिया कि अब तुम समझ लो कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया। बहुत अच्छी तरीके से आपने काम शुरू किया। सीमा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप काम करते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी रजिस्टर्ड है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप काम करते हैं? जी हाँ, हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रकृति होप फॉर स्टेरी एनिमल्स एंड नेचर्स, जो कि डॉग्स के लिए भी काम करते हैं और नेचर्स के लिए भी काम करते हैं। और ये हमारी जो प्रकृति होप फॉर स्टेरी एनिमल्स और नेचर है, ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है हमारी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि जब हम रेस्क्यू करते हैं, उनकी दवाई करवाते हैं, पैसा तो लगता है, ये फंड आप कैसे लेकर आते हैं? देखिए फंड तो ऐसा है ना मैम कि फंड किसी से बोल के तो लिया नहीं जाता, वो तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बंदे अच्छा काम कर रहे हैं, और जब आप किसी चीज़ के लिए जब अच्छा ही काम करेंगे ना तो वो खुद सामने से बोले। जी हाँ, एक्चुअली जो हमारा जो प्रकृति का जो शेल्टर जो हमने कहा कि एनजीओ वाला, इसमें फंड में एक्चुअली मैम क्या है कि हम लोग पूरी एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करते हैं। इसमें हमारे जो इस प्रकृति शेल्टर है, इसमें 40 से 50 के करीब हमारे लोग हैं जो रियल एनिमल लवर हैं। मतलब कहना चाहिए जो रियल एनिमल लवर, जो इनके लिए एक्चुअल में इनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये 40 से 50 लोग हैं जो इस में ग्रुप के अंदर हैं, और हमने इस ग्रुप में नॉमिनल चार्ज रखा है 500 रुपीज़ के एंट्री फीस। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप जितना भी डोनेशन देना चाहते हैं, कोई 2000, 5000, 10,000 इस तरीके से उसमें डोनेट करता है। तो इससे हमारी फंड की व्यवस्था होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी के बच्चे की का बर्थडे है तो वो एक दिन का मील प्रोवाइड कर देता है, डोनेशन दे देता है। कोई ऐसा रहता है कि 50 किलो राइस दे दिया किसी ने, कभी कभी एक दिन का किसी के यहाँ कुछ फंक्शंस वगैरह, कोई खुशी का, जैसे भी कड़े दिन आ रहे हैं अपने, तो कड़े दिन के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने पितृ को देने के लिए करते हैं, तो एक दिन का खाना प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फंड की व्यवस्था चलती रहती है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। नसरत जी ये बताइए कि जब आप डॉग को बचाने जाते हैं, वो घायल है, कभी बीमार है, कभी डर नहीं लगता वो आपको काट खाएगा, कुछ परेशानियां आती हैं आपको? क्यों नहीं डर लगेगा मैम, डर किसको नहीं लगता। डर के इसलिए भी लगता है कि वो काट भी लेगा, और डर ये भी है
कि ऐसा नहीं कि अपन नहीं जाएंगे तो बेचारे के साथ कुछ हो नहीं हाँ है, जी। तो वो भी ज़रूरी है। जी। मगर आप अगर रेस्क्यू कर रहा है तो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जी जी जी, क्योंकि बहुत वो अच्छी बात बेचारा है ये कि तकलीफ में है। हम दूसरे का दर्द समझें। जी, आप उसको प्राथमिकता देते हैं, आप बिल्कुल। अपने आप को पीछे रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। जी मैम, आप ये बताइए कि जो आपका आप कभी रेस्क्यू करते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, फिर उनको शेल्टर देते हैं, अब संख्या हो गई बहुत सारी, तो क्या कभी ऐसा होता है कि अडॉप्टेशन की भी आपके पास प्रोसेस है? हाँ जी मैम, अडॉप्शन की प्रोसेस भी होती है। और जैसे कि आपने कहा कि हम हर डॉग्स को नहीं रख सकते हैं शेल्टर में, क्योंकि उसकी जनसंख्या इतनी है कि हम उनकी केयर नहीं कर पाएंगे। तो हम अडॉप्शन के लिए भी अपील करते हैं लोगों से। इसके लिए हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जान पहचान वाले, अपने फ्रेंड्स के जो रियल एनिमल लवर्स होते हैं, उनके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को बताते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को एक अच्छा घर मिले जी। जो उसने परेशानियां झेली हैं। हाँ जो मतलब अब जब वो ठीक हो गया है तो उसको सड़क पे ना छोड़ के, अगर जो लोगों को ज़रूरत होती है कि भैया, जिन्होंने हमसे पहले बोला हुआ रहता है कि हाँ जी, अगर कभी हाँ जी। आपके पास कोई पेट आया या इस तरीके से आए तो हम अडॉप्ट करने के लिए, तो हम उनसे अपील करते हैं। और हम उस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे को जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं वो उसका पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखें। हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, प्रॉपर उस के घर की जानकारी, उनके फैमिली मेम्बर्स की, जी। वो एनिमल लवर है कि नहीं, और बहुत बच्चा अच्छी वहाँ बात। जाके खुश रहेगा कि नहीं, इन सब चीज़ों का हम पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। और उसके बाद जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि हाँ ये यहाँ वहाँ जाकर वो अच्छे से रह पाएगा, वो उसको रखेंगे अच्छे से नहीं कि नहीं, तब तक हम उसको नहीं अडॉप्ट पूरी करते। जांच परख करते पूरी हैं जांच आप। परख जी। करने के बाद में, और उसके जब अडॉप्ट हो जाता है उसके बाद में भी हम फॉलोअप लेते रहते हैं। उनके कभी कोशिश पूरी करते हैं कि एक आध बार उनके पास जाएं, या वीडियोस वगैरह हम उनसे मंगवाते हैं। जी जी तो जी, इस चीज़ का हम ध्यान रखते बहुत हैं अच्छी पूरा। बात है। नसरत जी, आप ये बताएं कि आपकी टीम में कुल गिनती के कितने मेंबर हैं, आप लोग कितने लोग जुट के काम करते हैं? जुटके तो मेंबर हमारे करीब 45 के करीब हैं, अच्छा। मगर जो नॉर्मल बाहर जो काम करते हैं वो हम 3-4 ही लोग हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि अब आपको 2 बजे रात में कॉल आ रहा है, कभी दिन में कॉल आ रहा है, कभी कभी कॉल आ रहा है, आपको किस टाइम कहाँ जाना है, आप एकदम किसको फ़ोन लगा सकते हैं। हाँ जी। तो इसलिए जो बाहर रेस्क्यू के लिए जो कॉल आते हैं उसके लिए हम 3-4 लोग हैं जो अलग अलग जैसे कि एक दिन में 5-5 रेस्क्यू आ गए। अच्छा अच्छा। अब मैं एक ही दिन में 5 जगह तो पहुंचूंगा नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे, तो बिल्कुल सही। 2 जगह मैंने सेलेक्ट कर ली कि मैं इधर जा रहा हूँ, आप 2 लोग इधर चले जी जाइए। जी। तो ऐसे करके हम लोग जो है मैनेज करते हैं उस चीज़ को। फिर डॉग जहाँ भोपाल से जितने भी दूरी पे है, आसपास है या थोड़ा दूर है, उसको हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं, फिर उसका प्रॉपर इलाज कराते हैं। हाँ जी। और पहले उसको देखते हैं कि ये वाला डॉग इतने दिन में सही हो रहा है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको वहाँ पर छोड़ना है। बहुत अच्छी बात है ये। वो सीमा बहुत जी, ज़रूरी जी है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। सीमा जी, ये बताइए कि अगर कोई आपसे, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे मिलना चाहें, किसी के पास में कोई ऐसी जानकारी है, कोई इसको रेस्क्यू करना है, तो आप अपनी जो शेल्टर होम है, जो आपकी जो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, और आप अपना नाम ये आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे संपर्क कर पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि दर्शकों को कि हमारा शेल्टर है, उस शेल्टर का नाम प्रकृति होप फॉर स्टेरी एनिमल्स एंड नेचर्स है, जो कि रजिस्टर्ड एनजीओ है, और बहुत भगवान की दया से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है हमारा। और अगर कभी ऐसा कभी आपको लगता है कि आपको किसी को डॉग को रेस्क्यू करवाना है, या गाय है, या किसी एनिमल जो इंजर्ड है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, पेन में है, इस तरीके से है, तो आप बिल्कुल हमारा नंबर ले सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ। मेरा नाम सीमा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शेल्टर का नाम प्रकृति होप फॉर स्टडी एनिमल एंड प्रकृति है। और मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ, 7000685382। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 7000685382 ये नंबर है। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अदरवाइज बाकी तो आप जैसे सरकारी सेवाएं भी उपलब्ध हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं और जी उनको जी। डॉग्स को जी, रेस्क्यू बहुत करवा अच्छी बात सकते है। हैं। नसरत जी, आप अपना नंबर भी बताएं, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो नोट कर लें, नहीं, और नहीं, कभी बिल्कुल। आपकी सेवाओं की ज़रूरत हो तो। जब भी आपको ज़रूरत लगे, कहीं भी आपको ऐसा कोई जानवर दिख रहा है जो परेशानी में है या वो परेशान है, या आपको आपकी कॉलोनी में लग रहा है कि आपके इधर डॉग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या होता है, एक फीमेल 1 साल में 2 बार बच्चे देती है, 2 बार देती है, एक बार में देती है 7-8 बेचारे जैसे तैसे किस्मत से 2-3 बचते हैं, बड़े हो जाते हैं। अगर आपको उनकी नसबंदी कराना है मेन,
कि उनकी फैमिली प्लानिंग कराना है कि वो आगे अब वो बच्चे नहीं दें, तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9826121155। ये मेरा नंबर है। आप इस पे जब दिल करे जिस काम के लिए भी फ़ोन लगाएंगे जानवरों के लिए कि यहाँ घायल है या बीमार है, यहाँ पर ये भूखा है या कुछ भी, बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं कहीं से भी। जी, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, एक हम आपको सरकारी नंबर भी देना चाहते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं और कहीं पर भी कोई जीव, छोटा जीव हो बड़ा जीव हो, आप उसकी रेस्क्यू करने के लिए सरकारी नंबर नोट कर लें, जिसको आप कॉल कर दें और उनकी जान बचाएं। जी, आप ये बताइए नसरत जी कि आपने जैसे बताया कि आप 9 सालों से काम कर रहे हैं, बीच में आया कोरोना काल, तो जी हाँ। ये कोरोना काल में कुछ परेशानी आई क्या? आपका रेस्क्यू काम चलता रहा या आपने जी इसको हाँ। थाम दिया? नहीं नहीं मैम, वो तो बराबर चलता रहा। बस दिक्कत ये आई कि जैसे कोरोना लगा तो हमारे घर से जो शेल्टर है हमारा, वो करीब 22 किलोमीटर दूर है, तो उधर जाना एकदम पॉसिबल नहीं हुआ। फिर हमने जैसे तैसे करके परमिशन ली, 2 घंटे की सुबह 2 घंटे की शाम को। जी। तो हम जब निकले अपने घर से खाना लेके उनको वहाँ देने के लिए शेल्टर पे, तो देखा कि रास्ते में इतने डॉग हैं, इतने गाय घूम रही हैं। अब दुकानें नहीं खुल रही हैं उस टाइम, कुछ होटल नहीं खुल रहा है, तो बड़ी दिक्कत। तो फिर पहले दिन तो हम लोग जो सुबह निकले थे खाना लेके तो अपने शेल्टर पे दिया और हम वापस आ गए। फिर जब हम शाम को निकले तो हम एक की जगह 2 बाल्टी में खाना लेके, फिर हम जो रास्ते में मिले हम उनको भी देते हुए गए। अब उनको भी दिया, शेल्टर पे भी दिया। तो अब क्या हुआ कि लॉकडाउन में सब बंद था, तो हमें जो हमारे पास जितना स्टॉक था वो ख़त्म हो गया 1 हफ्ते के अंदर। फिर हमने थोड़ी सी व्यवस्था करी, लोगों से बात करी कि भाई कहाँ मिल सकता है, जैसे तैसे करके फिर हमने काफ़ी क्वांटिटी में चावल, दलिया, पैटिगिरी ली। फिर लोगों को जब पता चला कि नहीं लॉकडाउन में ये बाहर घूम रहे हैं और ये जानवरों को खाना दे रहे हैं, जी, तो उन्होंने हमारी हेल्प करी चलिए, काफ़ी। बहुत अच्छी बात है ये। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर जल्दी आएंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से पेट केयर कार्यक्रम के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से बेजुबान जानवरों की रक्षा की जाती है, रेस्क्यू टीम किस प्रकार से काम करती है। और ये बताने के लिए आज रेस्क्यू टीम के 2 मेंबर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि है नसरत शेख जी और साथ ही साथ सीमा थापा जी। जी नसरत जी, आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जो कि आपको दिल के बहुत करीब हो, जिसका रेस्क्यू किया हो, आपको याद हो? मैम याद तो खैर सारे बच्चों के हैं, जितने भी बच्चे मैंने आज तक रेस्क्यू किए हैं सभी के याद हैं, मगर एक जो आज भी मेरे साथ करीब 6 साल से है, वो मैंने इंदौर से रेस्क्यू किया था। भोपाल से करीब यहाँ से पड़ता है 200 किलोमीटर वो जगह। तो उसका जब वीडियो आया था तो वो वीडियो तो ठीक ही है कि डॉग घायल हो जाते हैं तो परेशान होते हैं, मगर वो डॉग का इसलिए मुझे दिक्कत लगी कि वो 2 दिन से वहाँ इंदौर में एक नाले में गिरा पड़ा हुआ था। जिनने वीडियो डाला वो उन्होंने बिल्कुल एकदम बनाया, तो मैंने क्या नहीं नहीं हम करते हैं। अब 200 किलोमीटर जाना कोई आसान तो है नहीं कि झट से वीडियो आया और आप निकल गए। उसकी तैयारी करी, गाड़ी तैयार करी, फिर हम लोग यहाँ से इंदौर के लिए निकले। फिर जब जिस टाइम उधर पहुँचे तो जिनने हमें वीडियो पहुँचाया था उनको कॉल किया, तो वो कह रहा भैया हम तो वहाँ से निकल रहे थे और वो वहीं पर ही होगा आसपास, देखो आप। अब हम लोगों ने ढूंढना शुरू करा तो वो बेचारा नालियों में झाड़ी के अंदर मिला। उसको जिस टाइम बाहर निकाला है मैम, तो पीछे के पैर में इतने मैगेट्स थे उसके कि बस आप पूछिए मत, कि इतनी स्मेल, इतने मैगेट्स। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब 2 दिन से इस नाले में अगर वो पड़ा है, बता रहा है कोई, तो उसने क्यों नहीं खींच के बाहर कर दिया इसको। तो इंसान कम से कम अगर नहीं उसकी कुछ मदद कर रहा है तो ऐसी तकलीफ़ में तो बाहर करना चाहिए था। अब मैंने उसको लिया और हम लोग तुरंत भागे भोपाल के लिए, क्योंकि हमें इंदौर की कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ कहाँ इलाज होगा, कहाँ इसको रखेंगे। हम इंदौर के लिए भागे, उसको लेके आए, उसकी पूरी क्लीनिंग हुई, हॉस्पिटल आके सफाई हुई, कीड़े निकले। जब उसको थोड़ा साफ़ सफाई हुई, इंजेक्शन लगे, बहुत सुकून मिला। पीछे का पैर उसका मैगेट्स खा गए थे, एक पैर। तो वो डॉक्टर ने बोला था कि अभी तो इसको जो है आप खिलाइए और इसका 2-4 दिन बाद अगर ये अच्छे से फीड कर रहा है तो फिर इसका इम्पोर्टेशन करेंगे। तो फिर उसका जो है हम लोगों ने 1 हफ्ते बाद इम्पोर्टेशन कराया। अब इम्पोर्टेशन हुआ, वो 3 पैर पे हो गया था। तो अब हमने कहा इतने दूर इंदौर
छोड़ने जाना और फिर बेचारा ये फिर तकलीफ़ में आ जाएगा 3 पैर पे। फिर हमने उसको अपने शेल्टर पे रखा और वो अभी मेरे साथ में ही है। और जब भी शेल्टर जाता हूँ, मिलते तो सभी बच्चे हैं मगर वो अलग तरीके से मिलता जी, है। बहुत वो मानो 3 पैर से भी वो 4 पैर वाले डॉग से तेज़ जी, है। ये इसलिए वो बहुत अच्छे से याद है और बहुत अच्छा लगता है उससे मिलने सीमा में। थापा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जी। कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। मतलब जो मेरा जिस डॉग को मैंने रेस्क्यू कराया, एक्चुअली मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ पर हम 6-7 साल से एक डॉग है जो ब्लाइंड, जिसको आंखों से दिखता नहीं था, ब्लाइंड था। उस डॉग का मैंने जो रेस्क्यू, उसका रेस्क्यू मेरे दिल के बहुत करीब था। उसका नाम भी हमने रखा था, उसको हम फीड कराते थे। उसका नाम टोनी था। उसको दिखता नहीं था, तो जब उसको दिखता नहीं था तो वो थोड़ा एग्रेसिव था, उसके पास नहीं जा सकते थे। उसको फीड कराने के लिए भी हम खाना रख के थोड़ा दूर होते थे, तब वो स्मेल से आता था और खाना खाता था। लेकिन बैड लग ये हुआ कि उसको किसी गाड़ी ने कुछ टाइम पहले उसको गाड़ी ने हिट कर दिया। अब एक तो उसको दिखता नहीं, ठीक है, और दूसरा गाड़ी ने हिट कर दिया तो वो चल नहीं सकता। और इन डॉग्स की अपनी टेरिटरी होती है, अगर वो किसी दूसरी जगह पे गए तो वो दूसरे डॉग्स उनके साथ में लड़ाई करते हैं और एकदम मतलब खूना खच्चर टाइप का हो जाता है। तो अब एक तो उसको दिखता नहीं, दूसरा वो चल नहीं सकता। तो हम मतलब बहुत तकलीफ रही कि अब इसका करें तो क्या करें। अब उसके समझ में ही नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन था, मतलब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम पे हो जाता है कि भैया अब हम इसको करें तो क्या करें, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा जाए। क्योंकि उसको हिट कर दिया तो वो क्या किया, वो एक खंडर पे जाकर और वहाँ पे जाकर वो मतलब पेन में बहुत ज़्यादा दर्द से तकलीफ से वो कराता था। तो सुन भी नहीं तकलीफ होती थी, तो बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ होती थी कि भाई इसको रेस्क्यू कराएं तो कैसे, क्योंकि वो पास ही नहीं आने देता था। तो उसको पकड़े तो कैसे पकड़े। वेट से हमने कंसल्ट किया तो उनका भी ये कहना था कि भाई अब पकड़ना तो पड़ेगा, तो रेस्क्यू जब तक आप पकड़ के बस हमारे हॉस्पिटल तक ले आइए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब पकड़े तो कैसे करें। डाउन वेट से कंसल्ट करने के बाद हमने उसके लिए नींद की गोलियां भी ली। मतलब बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर हमने नसरत जी को कॉल किया। हाँ, नसरत जी को कॉल किया, फिर भगवान की दया से नसरत जी बड़ी मतलब उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। उसको उसका क्या दवाइयाँ चली, पेन किलर्स चले, उसको ड्रिप लगी। फिर मेरे इनसे बराबर कांटेक्ट में चलता था नसरत जी के साथ में, चूँकि ये भी बहुत बिजी रहते हैं, तो इनसे मेरा कांटेक्ट कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर हमने उसको फिर उसमें जाकर देखा भी, तो उसको केज में वहाँ पे जब क्या डॉग को रेस्क्यू करके जब ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है तो केज पे रखा जाता है, एक लोहे का केज बंद रहता है उस पर। तो अब एक तो क्या वो ब्लाइंड है और दूसरा वो केज के अंदर है, तो एग्रेसिव बहुत होता था, लोगों को मतलब पास में नहीं आने देता था। दूसरा मुझे ये लगता था कि जब देखने गई मैं तो वहाँ पे वो केज भी कह रहे थे वो उस पर ऐसे लोहे के वो कहना चाहिए जाली टाइप की रहती है, तो वो कैसे उसमें बैठेगा, कैसे वो करेगा। तो मेरे दिमाग में मतलब मुझे रात भर नींद ही नहीं आई कि यार टोनी को क्या हो गया, कैसे वो कराऊं। फिर मेरा थोड़ा सी बहस भी हो गई और फिर मैंने फिर नसरत जी को कॉल करके बोला कि आप तो कुछ भी करिए, इसको वापस लेके आइए, मैं इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। और हमने और मेरी कॉलोनी के फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर कुछ इंतजाम किया कि भैया उसको एक फ्लैट में रखते हैं, और हमने स्वीपर का भी इंतजाम कर लिया कि भैया अगर वो जो भी है उसका भी इंतजाम कर लिया। लेकिन हम जब उसको बात चल रही थी कि उसको लेके आएंगे, उसको फ्लैट में रखेंगे, उसका पूरा उसका बाकी का जो जीवन है थोड़ा शांति से गुजरे, इसकी हमने कोशिश करने के लिए। लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर कॉल आया मेरे पास में कि वो नहीं रहा, तो वो बहुत तकलीफ वाला रहा कि हमने सब अरेंजमेंट किया। तो वो जब भी मैं सोचती हूँ तो उसका वीडियो भी अभी तक मेरे पास है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब था। हाँ जी, आप ये बताएं कि जब आप ये डॉग्स को आप रेस्क्यू करते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो बाइट कर जाता है, तो क्या ये जो हमारी जो सड़क पर भी कुत्ते हैं, इनको रेबीज का आप टीका लगवाते हैं, आप खुद भी टीका लेते हैं? वो तो हर साल लेना पड़ता है मुझे। अच्छा। मानो कोई साल ऐसा होता है कि मैं बच जाता हूँ कि नहीं काट पाते हैं, मगर मैं हर साल उसका बूस्टर डोज तो लगाते ही लगाता हूँ। हाँ। और उसके अलावा क्या है कि रोड पे जो डॉग है जिनको हम फीड कराते हैं, करीब हम 400-450 डॉग को डेली फीड कराते हैं, एक टाइम शाम को। तो जो हमारे पास करीब आने लगते हैं, जिनको हम पकड़ लेते हैं, उनको तो रेबीज और 9-in-1 जो उनकी बीमारी का होता है, जो साल भर में एक बार लगता है, वो हम उनको कंप्लीट कराते थे। और उनको कंप्लीट कराने के अलावा जो हम रेस्क्यू करते हैं डॉग, वो जो हम उनको वापस छोड़ते हैं, उनको भी साल भर का 9-in-1 प्लस रेबीज और प्लस उनकी नसबंदी वो करके ही रोड पे छोड़ते हैं कि
अब भाई नसबंदी हो गई, मेल की हो गई, फीमेल की हो गई। जब फीमेल क्या होता है कि मैम हीट पे आती है तो बड़ी दिक्कत है कि वो दूसरे डॉग पीछे लगते हैं, मारते हैं, तो वो बेचारी की ज़िंदगी इसमें सेफ हो जाती है कि वो नसबंदी हो जाती है। तो जैसे कि रेस्क्यू में आप गए तो आपको तो दिक्कत तो होना है। हाँ जी। दिक्कत ऐसी होना है कि उसको आप कैसे पकड़ेंगे, कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि उसको तकलीफ है। जी। आप जैसे जहाँ से हाँ, पकड़ेंगे। जैसे कि आपने बोला कि जी। इंजेक्शंस और कैसे इनको लगाना है या हमको भी लगवाना चाहिए, तो हमारा जो शेल्टर है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस करें। हम जो डॉग्स हैं उनको 9in1 लगाते हैं, एंटी रेबीज लगवाते हैं, 9in1 का इंजेक्शन लगवाते हैं, उनको फीड कराना, यही हमारे उसका उद्देश्य है। अब चूंकि ये बोल नहीं सकते, उनको खाना प्रोवाइड कराएं और जब इनको तकलीफ में हो तब इनको ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमारे जो शेल्टर का उद्देश्य यही है। जी जी जी। आप बस ये बताएं चलते चलते कि जो बड़े जानवर हैं उनके रेस्क्यू में क्या परेशानी आती है और क्या करना चाहिए? जल्दी बड़े डॉग जो, जैसे कि बड़े डॉग हैं काफ़ी, जो इनको दिक्कत ऐसी आती है ना कि जिनको आप लेने गए हैं तो उनके लिए आपको तो गाड़ी भी नहीं मिल रही है, ऑटो रोक रहे हैं, ऑटो भी नहीं मिल रही है, और अगर आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो एक आप अकेले नहीं उठा सकते। तो उसके बाद आप अंदर लेके गए हैं, अंदर ले जाने के बाद आपको पकड़ना भी खुद ही है। अब आप ड्रिप लगवाने का अगर डॉक्टर ने बोल दिया है तो अब आप कैसे चारों पैर पकड़ पाओगे? तो बड़े डॉग को आपने रेस्क्यू करा है तो फिर उसके बाद आपके साथ एक बंदा और होना चाहिए, उसके साथ आप रेस्क्यू करने पे जाएं। आप अकेले जाएंगे तो आपको दिक्कत तो होना है। और क्योंकि जहाँ भी आप रेस्क्यू करने जाते हैं लोग सिर्फ खड़े होकर देखेंगे। जी जी जी। दुनिया को ये बताना है कि हमारे अंदर भी जो मानवता है वो सिर्फ मानवों के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए भी है। आप आए, बहुत अच्छा लगा, और आपकी सलाह हमारे दर्शक जरूर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।